तो सबसे पहले आपके जितने सारे बयान अभी आ रहे हैं, पहले उनको हम डिकोड करते हैं, उनको डिकोड करते हैं। और अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। सुधीर सर, क्या होता है ना कि जैसे हम जब एक जगह पे होते हैं, हर कोई अपना बिजनेस माइंड करना चाहता है। व्हेन आई वाज इन फिल्म्स, उस टाइम मेरा ज़्यादातर जो एक कंसर्न था वो मेरा करियर, जो मेरी खुद की आमदनी है, खुद का मेरा जो स्टेटस है, जो मेरा एक फिल्में हैं, उसी से मैं पूरी तरीके से कंसर्न थी। तो उसको लेकर जो मुझे लगता था कि कुछ चीज़ें हैं, चाहे वो छोटे छोटे इश्यूज़ हो गए, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट की फिल्म्स हो गई, चाहे मैंने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के ख़िलाफ़ जो है, जो आउटसाइडर्स को बैन करके रखा था, या ट्रीटमेंट, उस तरह का ट्रीटमेंट, तो उनको लेकर मैं हमेशा कहती रहती थी। लेकिन वो मेरे ही काम से जुड़े हुए विषय थे। ऐसा नहीं कि मेरे काम से जुड़े हुए विषय, कोई समाज का सुधार मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ही जो है एज ए आउटसाइडर प्रताड़ित किया गया था यार। और उस तरह के मैंने सारे विषय जो है, चाहे वो महिलाओं को लेकर पे पैरिटी, जब मैंने साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर दिया, तो मुझे लगा मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ सकती, मुझे क्यों कह रहे हैं कि महिलाएं कभी इतना चार्ज नहीं करती। तो ये सब मेरे, मैं कहूँगी, व्यक्तिगत इश्यूज़ में ही आते हैं, जबकि एक वाइडर भी रेंज हो जाती है। जब आप एक पब्लिक फिगर है, एक हाई प्रोफाइल करियर है, तो आपके इश्यूज़ छोटे से छोटे भी छोटे नहीं होते हैं। अब जो है, हमें जिस तरह से एक जनता ने चुनकर भेजा है, एक मान्य, सम्मानीय या प्रतिष्ठित कह लीजिए समाज में एक ऐसा स्थान दिया है, तो अब उसको लेकर भी हमारी चिंताएं जो है अब अलग तरह की हो गई है। ज़्यादा चीज़ें जो है पर्सनल से निकलकर अब जो है सामाजिक चीज़ों में ज़्यादा हमारी रुचि हो गई है। लेकिन आप अपनी रेंज देखिए, राहुल गांधी से लेकर बाबा रामदेव, कृति सनन, आशुतोष राणा, सब के बारे में आपने सबको लपेट लिया। ये तो आप व्यक्तिगत लोगों की बात कर रहे हैं, आप विषयों की बात नहीं कर रहे हैं। विषय अलग है, ये तो व्यक्तियों की आप बात कर रहे हैं। ये जितने भी कैरेक्टर हैं, कि ऑपोजिशन लीडर को छोड़कर आपने हमारे ऑपोजिशन लीडर को जो है इन सबके साथ में ले लिया। वो हम सभी के लिए ऑपोजिशन लीडर, तो हम सबके लिए ऑपोजिशन लीडर है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए हैं। लेकिन बाकी जो व्यक्तियों के आपने नाम लिए, उनसे जो है, इन्होंने तो, इनका तो सेम फॉर्मूला कि आ बैल मुझे मार। इन लोगों ने अगर मेरे बारे में भद्दी टिप्पणी करनी है, तो इनको भी तो सुनना पड़ेगा ना कि मेरा क्या विचार है उस टिप्पणी के बारे में। तो वो एक आप अलग अलग विषय है। कृति सनन ने अपना एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई लड़कियां क्या पहनेंगी, क्या नहीं पहनेंगी, ये सब लोग हमें क्यों बताएंगे, ये कब रुकेगा। अब उसी पर राहुल गांधी लिखते हैं, व्हाट अ वुमन वेयर्स, व्हाट शी डज एंड वेयर शी गोज इज हर चॉइस, स्टॉप ट्रोलिंग वुमेन फॉर एक्सरसाइजिंग देयर फ्रीडम, स्मैश द पैट्रियार्की। नहीं, लेकिन देखिए, वो तो ऐसे भी उन्होंने जिस तरह की फिल्मों में हम देखते हैं, उनको कौन रोक रहा है कुछ भी पहनने से? किसने उन्हें आज तक रोका है? किसको क्या पड़ी है कि वो क्या पहन के आती हैं? मुझे तो नहीं लगता आज तक किसी को भी कुछ भी पड़ी हुई है उनके वस्त्रों की। इतनी बुद्धू सोच कैसे हो सकती है? किसी भी सिविलाइजेशन का एस्थेटिक एक्सप्रेशन ही फेस्टिवल है। अब मैं रक्षाबंधन की हम बात कर रहे हैं, तो राहुल की स्टेटमेंट में ये रक्षाबंधन वर्ड क्यों नहीं है कि अ वुमन कैन वेयर व्हाटएवर शी वांट्स टू वेयर ऑन रक्षाबंधन? रक्षाबंधन is an expression of it's a religious expression of a civilization। उसमें जो है एक प्रॉपर उसके प्रॉपर नियम होते हैं, जैसे पूजा के नियम होते हैं, उस तरह से उसके प्रॉपर नियम होते हैं। और राहुल गांधी अपनी थिंकिंग में कितने कंफ्यूज्ड हैं। 3-3 साल की लड़कियां जब बुर्का पहनती हैं, तो उनको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं पेट्रियार्की है, क्योंकि वो बच्ची को अभी पता भी नहीं है कि वो बुर्का होता क्या है। उसके लिए तो वो कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या उनकी, आपको नहीं लगता कि सिर्फ ये एक बहुत ही लिमिटेड, जिसे कहते हैं ना कि कहीं ना सिर्फ सनातन धर्म को, और चाहे वो मनु ऋषि के बारे में हो, चाहे वो सनातन को जो है अटैक करना, आपको नहीं लगता कि स्पेसिफिक जो उनकी सोच है सिर्फ सनातन के ही अगेंस्ट है, उसी को ही वो माना कि मैं तो उनको हाफ क्रिश्चियन भी नहीं कहूँगी। अभी देख रहा था कि क्या इसी तरह की एड आप ईद पर बना सकते हैं ये कपड़े पहनकर? अगर यही कृति अगर ईद पर एक पोस्ट डालेगी, तो क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकती हैं? मुझे लगता है वहाँ तो फिर भी आप अपनी कजिन और बहनों से शादियाँ करते हैं। I mean, उनको तो इतना सेंसिटिव होना भी नहीं चाहिए जितने की वो हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में तो इतनी
इतनी बारीकियों से हर रिश्ते की इतनी गरिमा है और इतनी परंपराएं हैं और इतनी रेखाएं हैं और इतनी सीमाएं हैं हमारे संस्कृति की। उसमें हम तो बहनों के साथ तो कभी शादी करते ही नहीं, हम तो गोत्र में शादी नहीं करते हैं। पर अभी देखिए, अभी वो ऐड वापस आ गया, वापस मतलब उन्होंने विड्रॉ कर लिया। वो तो मैं वही कह रही हूँ। आपको लगता है कि आपने सही मुद्दा उठाया और ये आप ही की वजह से हुआ कि वो विज्ञापन उन्हें वापस लेना पड़ा? मुझे लगता है सभी लोग शॉक थे, अपॉल्ड थे सबसे ज़्यादा। और मुझे लगता है ब्रालेट उसमें से एक छोटी सी चीज़ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदुओं को एक, ऑब्वियसली हम लोग उस लाइन से आते हैं तो हम लोग ये पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन माता पिता कहाँ हैं, घर कहाँ है, हलवा पूरी, भगवान, टिक्का, अक्ष, धूप, दीप, कुछ भी नहीं है। आप पूरी तरह से जो है ये एक ऐसे देश में जहाँ पे सनातन अपनी अस्तित्व की लड़ाई जो है कई सदियों से लड़ रहा है, वहाँ आप बार बार यही नॉर्मलाइज करते रहते हैं कि ठीक है चलेगा, नहीं चलेगा, टीके के बिना राखी नहीं चलेगी। आप कहते हैं कि एस्थेटिक्स डोंट मैटर, नो, अ फेस्टिवल इज अ aesthetic expression of a culture and a civilization। नहीं तो फेस्टिवल करेगा ही क्यों? ये तो वो बात हो गई ना कि यार अगर मैं इतना गरीब हूँ और मेरे अंदर वो ना क्षमता है तो मैं फेस्टिवल नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं एक जो है सिविलाइजेशन इवॉल्व होती है तो उसका वो स्वरूप निकल के आता है और वो हम सारी दुनिया को दिखाने लायक होता है। और अब आप देखिए, पैट्रियार्की जो है ये एक सामाजिक विषय था पहले, अब ये राजनीतिक विषय बन गया है। और वो इसलिए बन गया क्योंकि राहुल गांधी लगातार इसको एक मुद्दा बना रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ये सब जो बात कर रहे हैं जेन जी से जुड़ने के लिए कर रहे हैं, या कुछ जो अब जो नए ज़माने की जो लड़कियां हैं उनको प्रभावित करने के लिए? अभी आप देखिए कि हर व्यक्ति जेन जी के पीछे पड़ा है, सबको जेन जी जैसी बातें करनी है, सबको जेन जी जैसा दिखना है। तो जेन जी इज द न्यू फ्लेवर ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो। युवाओं को देखो, युवा तो हमारे देश के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवा हमेशा से ही हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है, और एज ए इकोनॉमी ऑल्सो युवा हमेशा ही प्रधानमंत्री जी के लिए जो है सबसे, आई थिंक उनकी जो देश को लेकर जो एक्साइटमेंट है और 2047 का जो विजन है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री जी बहुत ही, हर चीज़ उनकी जो सोच है युवाओं से ही कनेक्टेड है और रिलेटेड है। लेकिन अगर ये लोग जुड़ना भी चाह रहे हैं तो ऐसे कोई रिजल्ट या पोस्ट पोल जो आता है अभी तो लगता तो नहीं कि जुड़ पा रहे हैं। आई थिंक पीपल सी थ्रू देम। आपने जब कहा जेन जी को कि ये तो गटर कहा, आपने गटर कल्चर उसको कह दिया, आपको लगता है कि वो थोड़ा आप ओवरबोर्ड, थोड़ा सीमा पार कर गई थी? नहीं, देखिए क्या होता है ना सर कि एक स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को अगर आप जो है एक ब्लैंकेट, एज अ ब्लैंकेट यूज़ करेंगे तो नेचुरली एक इंटायरिटी में तो कोई भी, अगर मैं कहूँ कि सनातन महान है तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि सारे सनातनी महान हैं। हर दिन, अगर आज ही के दिन का आप देख लीजिए कितने क्राइम्स होंगे, जिनमें से हर तरह का क्राइम जो है वो हिंदू मुस्लिम हर पर्सन कर रहा है, तो एक ब्लैंकेट में तो आप किसी को भी नहीं ले सकते। तो जिस तरह की हरकतें जो है हमने देखा जंतर मंतर पे, उन हरकतों को स्पेसिफिकली उस इवेंट को लेकर जो है मैंने जिस तरह की घटियापना वहाँ पे देखा, मुझे याद है जब मैं भी, आई वॉज़ वेरी यंग, जब हम लोगों ने कैंडल मार्च किया था फॉर 26/11, उस प्रोटेस्ट में मैंने सारी रात हिस्सा लिया था। जब हम क्वीन की शूटिंग कर रहे थे दिल्ली में तो वहाँ पे भी ब्लैक डे करके एक मार्च हुआ था, तो उसमें भी मेरी पूरी टीम ने हिस्सा लिया था। पूरा दिन हम लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया था, लेकिन मैंने कभी भी इतना घटिया जो वर्ताव है वो नहीं देखा। और जो कॉकरोच करके जो खुद को बोल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट इज़ इनएप्रोप्रिएट टू कॉल देम के देयर थिंकिंग एंड देयर दिस थिंग इज बट हैविंग सेड दैट, जो हमारे जो देश के जो युवा हैं उनको उन लोगों से कंपेयर करना या उनको उन लोगों के साथ में जो है इंक्लूड कर लेना, आई थिंक दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट एक्यूरेट। क्योंकि मैं स्पेसिफिकली, अगर आप देखें उस दिन उस ही इवेंट की बात कर रही थी। आपने सबके बारे में नहीं बोला था। नेचुरली सब कैसे इसमें इंक्लूड हो सकते हैं? जो बच्चे, अगर मान लीजिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ठीक है सरकार जो है कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन फिर भी जो हमारे पेरेंट्स कैसे कहते थे बचपन में 98 नंबर लेके आए मैथ्स में, लेकिन 2 नंबर तो नहीं लेके आए ना। ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज डू बेटर। इस्टेब्लिश करिए। बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका में जैसा कुछ हुआ वैसा कुछ यहाँ इसमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये तो वेट कर रहे हैं
कि थोड़ी सी अगर कहीं भी चिंगारी लगे, हम लोग अपना जो है मिट्टी का तेल, पेट्रोल खुद लेकर जो है वहाँ पे पहुँचे और आग लगा दे। आपके ऊपर जो इतने पर्सनल अटैक्स होते हैं लगभग हर रोज, जैसे ही आपका एक बयान आया कोई ना कोई सामने आता है, वो आपके ऊपर पर्सनल अटैक्स भी करता है, आपकी पास्ट लाइफ पर भी अटैक करता है। जब आप वापस घर जाती हैं शाम को, रात में जब बैठती हैं अकेले, तो डज इट बॉदर यू? हाँ, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है कि यू नो कि व्हाई दिस पर्सन, कोई एक होता है ना आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप इतना सपोर्टिव हैं ऑफ एवरीबडी, यू नो, और आप चाहते हैं पीपल शुड कम अप, और लोग जब आपका टाइम आता है तो लोग इतना क्यों, ये सोच हो जाती है। अब आप राजनीति में आ गई हैं, राजनीति में भी क्या वैसी ही स्थिति आप फेस करती हैं जैसी बॉलीवुड में थी? मतलब यहाँ भी कुछ ऐसा अकेलापन, या यहाँ भी लोग आपको समझते हैं कि यू आर एन आउटसाइडर, ये यहाँ कैसे आ गई? जैसे बॉलीवुड में आपको कहते थे कि यहाँ कैसे आ गई, अब लोकसभा में आप कैसे बैठ गई यहाँ? बिल्कुल, ये वाले तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है लोगों को धक्का लगा है कि जैसे आप देखते हैं आए दिन, तो मैं तो देख रही थी वीडियो जिसपे करोड़ों व्यूज़ मिले हैं कि ये जो है ये करती है, वो करती है, हर मंत्री के साथ में ये सो रही है, हर मंत्री को ये खुश कर रही है, यहाँ तक कि इसने वीडियोस भी बना के रखे हैं, फोटोज़ भी खींच के रखे हैं। तो इस तरह के वीडियो, उस पर करोड़ों अलग अलग रील्स, उस पर करोड़ों व्यूज़ हैं। देखती हैं, कोई कह रहा है कि आपकी अपनी पास्ट लाइफ कैसी थी, आपने फिल्मों में कैसे कैसे सीन किए, फिर जो अभी आप बता रही हैं, ये आपके मेंटल हेल्थ को कितना असर डालता है? क्या मुझे जो है, आई एम वेरी कन्विंस्ड अबाउट कि आज एज अ पॉलिटिशियन मेरा क्या प्लेस है, मेरा क्या सब्जेक्ट है, और मैं किस में जा रही हूँ कि, तो मैं उस तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहती। लेकिन ये जो सोच है कि अब फिल्मों में इतना इसका करियर रहने के बाद ये यहाँ कैसे पहुँच गई, ये जो सोच है, इससे मुझे ज़रूर दुख होता है कि ये यहाँ कैसे पहुँच गई। इफ़ नॉट मी देन हु विल, बिकॉज यू नो मैंने इतना संघर्ष किया है, और महिला होने के नाते, कि युवा होने के नाते, आई थिंक आई हैव अर्न माई प्लेस ऑन द टेबल। इसीलिए आपके बयान जो हैं और ज़्यादा कटु होते चले जाते हैं, और ज़्यादा कड़वे होते चले जाते हैं, और ज़्यादा अग्रेसिव होते चले जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, अग्रेसिव तो मैं नहीं कहूँगी, पर कुछ होता है ना कि कॉकरोच को आप चप्पल से ही मारोगे, हाथ पे तो नहीं लोगे ना, चुम्मी तो नहीं लोगे ना कॉकरोच से। तो तो बटरफ्लाई होती है तो इंसान बटरफ्लाई को बटरफ्लाई की तरह लेता है हाथ पे, फोटो भी खिंचाने की कोशिश कर सकता है फेस के नज़दीक। अभी कॉकरोच को तो चप्पल से ही मारोगे ना। जो आप सारे बयान देती हैं, जो स्टेटमेंट देती हैं, क्या ये बीजेपी की ऑफिशियल लाइन होती है या ये आपकी अपनी लाइन होती है? ऐसा नहीं है कि मैं जो है कहीं अपनी पार्टी से ड्रिफ्ट होना चाह रही हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई फील जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है तो कहीं ना कहीं आपको भी चिल्लाना पड़ता है, तो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आई टेंड टू गिव, बट आई इंटेंशनली डोंट वांट टू डिविएट, बट इफ़ सम टाइम आई डू एज एन इंडिविजुअल, तो ये ज़रूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इट इज़ एन, मैं कोई पपेट थोड़ी ना हूँ। मैं हमेशा से बीजेपी आज मेरे साथ है, कल हो ना हो। आज 2 साल से मैं पार्लियामेंट की मेंबर हूँ, 20 साल से मैं एक कलाकार हूँ, 20 साल से मेरा एक वजूद है, मेरा अपना। मैं अगर खड़ी हो जाऊँ तो 20 प्रेस वाले आएंगे, मेरी बात सुनेंगे, और हमेशा से मैंने कहा है, बेबाकी से कहा है मैंने, मे बी टुडे आई डोंट एग्जिस्ट इंडिविजुअली, लेकिन मेरी एक सोच अपनी है, विचारधारा मेरी अपनी है, वो अचानक से डिमिनिश नहीं हो सकती। मैं कोशिश करती हूँ, मेरी एक्चुअली में अलाइनमेंट पार्टी के साथ बहुत ही नेचुरल है, तो कभी कुछ पुट ऑन नहीं करना पड़ता। बट हाँ, आई एम श्योर कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि कभी ऊंच नीच हो जाती होगी, जो खटकती होगी उनको भी खटकती होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं अभी नई हूँ, इस चीज़ को समझ रही हूँ, एंड आई प्रॉबेबली थोड़ा मैं आप अपना भविष्य अभी और 5 साल 10 साल के बाद क्या देखती हैं? डू यू वांट टू बिकम अ सीजन्ड पॉलिटिशियन? क्या आप अपने आप को आगे चलकर और बड़ा एक पॉलिटिशियन के तौर पर कोई संवैधानिक पद पर, भाई मुख्यमंत्री, मंत्री, या इस तरह के रूप में आप अपने आप को देखती हैं, या आपको लगता है कि आप वापस एक्टिंग में चली जाएंगी? हर आदमी अपना भविष्य के बारे में कुछ सोचता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछूं कि आप अब आज से 10 साल के बाद अपने आप को कैसा देखते हैं, कहाँ देखती हैं?
यू नो वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर, स्पेशली जितनी अनसर्टेनिटीज़ आज के दौर में है। पहले दुनिया में ऐसा होता था ना कि जैसे आप पॉलिटिक्स में आ गए तो आप भी पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, एक तरह से अब क्या है, बहुत अनसर्टेनिटीज़ हैं। जैसे आपने देखा सोशल मीडिया को लेके कर लीजिए या दौर को लेके देख लीजिए। अभी जैसे एक हमारे मंत्री का ही रिज़ाइन मांगा, नहीं तो एक अनसर्टेनिटीज़ हर करियर में हो गई है। आपको कभी ये डर सताता है कि अगले लोकसभा चुनाव में आपको टिकट ना मिले शायद? डर तब तो आप क्या नहीं, करेंगी? नहीं डर तो नहीं हो कह सकते उसको कि ये एक डर है मुझे कि नहीं मिला, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसा मुझे कुछ खास तो मतलब ठीक है। जैसे आपने कहा कि मेरे विषय बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अभी विषय मेरा एक इंडिविजुअलिज्म से लेकर अल्ट्रुइज्म तक जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि मुझे डर हो गया कि मेरा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। आई एम अ फिल्म मेकर, आई एम अ राइटर एंड आई एब्सोल्युटली लव माई जॉब and I am an hugely desirable actress for so many directors who are just waiting कि भाई आप, सबसे पहले तो मुझे यही कहते हैं कि भाई आप क्यों चली गई यहाँ से, you know, तो बहुत सारा कुछ करने को है लाइफ में। अगर आप वापस बॉलीवुड में जाएं तो आपको काम मिलेगा? मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, मैं वो अलग बात है कि मैंने अपने लिए अपनी खुद फिल्म बनाई, लेकिन क्या बड़े बैनर्स नहीं, या मैंने अभी एक बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े डायरेक्टर्स आपको अपने साथ चाहेंगे कि आप उनके साथ काम करें? विल दे साइन एनी फिल्म विद नहीं, यू? उनको तो मैंने ऐसे भी रिजेक्ट कर दिया था। इतने ज़्यादा मैंने अवार्ड फंक्शंस में जाना मना कर दिया था। एक टाइम पे तो मुझे 100 कॉल्स आते थे क्योंकि मेरी फिल्में ऐसी कि उनको अगर बेस्ट एक्टर ना दे तो उनकी नाक कट जाएगी। खुद वो कंपनी के सीईओज, पेपर्स के सीईओ मेरे घर पे आके गिड़गिड़ाए कि मतलब मेरी नौकरी चली जाएगी अगर तुम अवार्ड नहीं लिया तुमने। उनके अवार्ड्स पे जाना, उनकी फिल्में ना करना, उनको वो तो मैंने पहले से ही उनको कब से रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन मेरी खुद की अभी मैंने क्वीन 2 करके मतलब फिल्म की उसी सेम टीम के साथ में। मैंने हमेशा छोटे लोगों के साथ काम करके बड़ा सक्सेस दिया है, तो वही मेरी करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट रही है। अभी भी मैं खुद एक फिल्म मेकर हूँ। मैंने मणिकर्णिका, इमरजेंसी जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं, टिकू एट शेरू, भारत भाग्य विधाता जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। तो मैं, ऐसा नहीं है कि किसी की खैरात पे जो और है। अभी जो आप फिल्में बना रही हैं, जैसे आपने कहा झांसी की रानी, जयललिता, इंदिरा गांधी, इस तरह के कैरेक्टर्स आप निभाना चाहती हैं, ये क्या आपकी एक पर्सनैलिटी का या आपकी इच्छा का एक रिफ्लेक्शन है कि आप ऐसी दिखना चाहती हैं, आप ऐसा कुछ करना चाहती हैं? थोड़ा एक तो एज अप्रोप्रिएट भी अब वो हो गए हैं रोल्स, एक तो वो बात नहीं, अभी तो आप बहुत यंग हैं। हमारे हीरोज तो 60-65 साल की उम्र में भी कॉलेज में घूम रहे हैं अभी। नहीं, नहीं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक उन रोल्स को निभाने के लिए एक सर्टन डिमीनर, एक सर्टन एज एंड एक पर्सनालिटी चाहिए। तो आई थिंक वो मुझ पे ज़्यादा सूट करती है देन टू प्ले हीरोइन नेक्स्ट टू सम खान और कुमार। अगर आज आपको राहुल गांधी का सलाहकार बना दिया जाए एक दिन के लिए तो आपको उनकी एक सलाह, उनको आप कौन सी एक सलाह देना चाहेंगी? आपको लगता है मैं राहुल गांधी की आई रिजेक्ट सच अ स्टूडेंट और क्लाइंट, जो भी ऐसा सलाहकार जो होता है ना, यू नो, तो उनके भी जो बहुत आप देखे होते हैं ऐसी बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, वो एक्टरों को हायर करने से मना कर देती हैं कि उनका पोर्टफोलियो रिजेक्टेड, तो एज अ रिजेक्ट है उनका पोर्टफोलियो मेरी एजेंसी में। नो आई हैव नो, मुझे कोई शौक नहीं है उनकी सलाहकार बनने का। आई एम श्योर उसके पास काफ़ी अच्छी टीम है लोगों की, अच्छी अच्छी सलाहें देंगे। कभी आपको ऐसा लगता है कि आगे चलकर आप किसी और पार्टी को भी ज्वाइन कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। जब तक रहेंगी बीजेपी में ही रहेंगी? मतलब, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, भविष्य किसने देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम वैसे लोग नहीं हैं, हम वैसे नीडी लोग थोड़ा ना है हम लोग। मैं जो हूँ वैसे कोई नीडी पॉलिटिशियन थोड़ी ना हूँ। मैं जैसे मैंने कहा कि मैं एक बहुत ही काबिल कलाकार हूँ। अगर मेरी आइडियोलॉजी मेरे वजूद से कॉन्फ्लिक्ट करती है तो ऐसी आइडियोलॉजी का होना ही मेरे लिए, मैं एक सनातनी हूँ और वो मेरी विचारधारा है। और मेरा जो है सनातन को लेकर जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाइन करती है। तो रामदेव जैसे जो लोग हैं, ये भी सनातनी हैं, ये आपके विरोध में कैसे आ गए?
रामदेव जैसे लोग जो हैं, आई थिंक एक जब उनका वो एक स्वदेशी का वो चला था, उस टाइम पे काफ़ी गवर्नमेंट ने भी उनको काफ़ी प्रोत्साहित किया, पर आई थिंक वो कैपिटलिज्म में बहुत ज़्यादा क्योंकि सनातनी जो एक विचारधारा है ना, वो एक वक्त के बाद ना वो कैपिटलिज्म से भी क्लैश करने लग जाती है कि आप कितना एक्सट्रैक्ट जो है, आप अभी देखिए कितनी जनता की जो लैंड उन्होंने जो है ग्रैब कर ली है, लोग बिलख रहे हैं, आप देख रहे सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार लगती है, फिर जो है वो हमारी आयुर्वेद, जड़ी बूटियाँ, औषधियों को लेकर उनको जो जिस तरह से प्रोत्साहन मिला था, योग को लेकर, उससे बढ़ के अब जो है वो बनियान, अंडरगारमेंट सब में एक जो कैपिटलिज्म की स्वामी रामदेव अब एक बिजनेसमैन बन गए हैं पूरी तरह से बिजनेसमैन। और उसमें क्या होता है ना कि बिजनेसमैन बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चोला मत पहनिए आप। करेगा बात सुनेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे वो तो मुझसे ऐसे भी नाराज हैं। वो मुझे कहते हैं कि क्या मेरी जवानी क्या उनसे पूछा कि भाई आप कंगना के बारे में क्या कहें, उन्होंने प्रोटेस्टर्स को गटर झापका, तो उन्होंने कहा उसने अब उसका बचपन देखा क्या था, उसका जवानी क्या, तो क्या बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चिमकादड़ बन के लटका हुआ था, क्या उसने देखा क्या था, क्या देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या देखा, बताना चाहिए था ना क्या देखा। आपने कुछ समय पहले कहा था कि प्रधानमंत्री से मिले हुए आपको बहुत टाइम हो गया, फिर देखिए इस सरकार को लेकर भी 2024 में नतीजे वैसे नहीं आए जैसे कि आने चाहिए थे, फिर अब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, ये जो जेनजी वाली हो रही है या कॉकरोच पार्टी वाली हो रही है, यानी ऊपर नीचे राजनीति में चलता रहता है। आपका जो रिलेशनशिप है प्रधानमंत्री के साथ वो कैसा है अभी, और हाउ डू यू रेट हिम, क्या वो समय के साथ साथ और बेहतर होते जा रहे हैं या समय उनके लिए और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है? नरेंद्र मोदी जी से पहले जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनको लेकर स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया हमेशा एक ही क्वेश्चन जरूर पूछा करते थे, और वो क्वेश्चन था व्हाट डू यू थिंक, विल इंडिया सर्वाइव, विल इंडिया सर्वाइव। तो एक अस्तित्व का प्रश्न हमेशा पूछा जाता था जब भी प्रधानमंत्रियों से पूछा जाता था, लेकिन आप सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से कभी कोई ये क्वेश्चन पूछेगा? उसका कारण यही है कि सबको पता है कि भारत अब संभल चुका है, अब भारत वो अस्तित्व की लड़ाई से बहुत आगे निकल चुका है। वो ये नहीं कहते हैं कि सरवाइव करेगा, वो सीधा जो है 2047 की गारंटी देते हैं डेवलप्ड नेशन की, और उनकी हर गारंटी जो है ना कि रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, वैसी वाली उनकी गारंटी, वो कहते हैं ना गारंटी पूरी होने की गारंटी रहती। तो ऐसे तेजस्वी नेता हैं, उनको रेट तो उनकी रेटिंग हमेशा ही आती है, उनकी हर महीने आती है, वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो उसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। ये चुनौतियों को भी वो जैसे कहते हैं ना कि आपदा को अवसर बना के वो निकलेंगे, तो ही इज गेटिंग रेडी फॉर हिज 4th टर्म। आपको लगता है कि 2029 में भी वही आएंगे? नेचुरली, मतलब कोई है ही नहीं, उनके आसपास कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। और ये जो विपक्ष ये सारी चीज़ें कर रहा है, या हम जो बोलते हैं ये जो जेनजी हैं, युवा हैं, इनकी संख्या 38 करोड़ है, 40 करोड़ है, ये पता नहीं किसको वोट देंगे। नहीं, ये जो हमारे जो युवा हैं, हमारी जो युवा शक्ति है, वो सारी की सारी प्रधानमंत्री जी के साथ है। थैंक यू सो मच कंगना जी, धन्यवाद। थैंक यू।